हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूलिप इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 चैप्टर को समझेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। इसकी एक डेफिनेशन ये है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स is a long-term multi-dimensional package of various policies and programs for further economic development. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया, गवर्नमेंट ने क्यों यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, उसके कई रीजंस थे। सबसे पहला, in 1991, before LPG, before this economic reforms, growth rate was very low, 0.8%. Inflation was double digit, nearly 16.8. Balance of payment crisis was there. Then there was foreign exchange reserve crisis, and we were having only 3 weeks foreign exchange reserves. India has sold or mortgaged its gold to Bank of England for obtaining money for the foreign currency. Fiscal deficit was 7.5%. Deficit financing was around 3%, which was very high. And due to Iran-Iraq war or Arab countries war, prices of petrol and its products were very high in prices. आगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स आर लॉन्ग टर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में से दो चीजें याद रखनी है। दीज मेजर्स वर टेकन टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया आफ्टर 1991 एंड ऑल्सो टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। वेयर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, जो कि लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, वो गवर्नमेंट ने लिए थे एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी बढ़ाने के लिए और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तीन फॉर्म में थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं। उसमें से सबसे पहले हम लेते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू मेजर टू पुट एन एंड टू द रिस्ट्रिक्शन एंड रूल्स विच वर एम्ड एट रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच बिकेम मेजर हिंड्रेंसेस इन ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड ओपन अप वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि 1991 से पहले बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस प्रोडक्शन बढ़ाने के अगेंस्ट में थे। वो रूल प्रोड्यूसर्स को फेवर नहीं कर रहे थे, वो हिंड्रेंसेस थे, ऑब्स्टेकल्स थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उनको हटाना। ये दूसरी डेफिनेशन है जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। इसके 5 मेजर्स थे। पहला मेजर था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इसमें सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को अब लाइसेंस की जरूरत है, लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल्स एंड ड्रग्स। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर 17 थे, अब उसको डिक्रीज करके 3 पे ले आए हैं, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस। मतलब बाकी के इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन है। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। पहले जो एरिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे, उसको अब हटा के लार्ज सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए भी ओपन कर दिया। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले प्रोड्यूसर्स को परमिशन लेनी पड़ती थी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बट अब परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। एंड द नीड ऑफ लाइसेंसिंग वाज आल्सो एबॉलिश्ड। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए एक फिक्स कोटा था और परमिशन लेनी पड़ती थी। अब क्या किया है, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड बिजनेस वेयर गिवन फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी। दूसरा मेजर था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले याद रखना, आरबीआई's रोल वाज चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। दूसरा, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। एक्सेप्ट फॉर सेविंग अकाउंट्स, बैंक्स वर एबल टू डिसाइड देयर ओन इंटरेस्ट रेट। तो बैंक्स को फ्री कर दिया था कि आप अपना इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करें। तीसरा, एसएलआर वाज लोवर्ड फ्रॉम 38.5 टू 25%. CRR was lowered from 15% to 4.1%, and banking sector was opened for private sector to increase competitiveness and expansion of services. ये था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तीसरा था टैक्स रिफॉर्म्स। इसको हम फिस्कल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। टैक्स रेट्स वर रिड्यूस्ड टू अवॉइड टैक्स इवेजन, टैक्स चुराना, और इसके लिए मॉडरेट एंड सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया गया। इससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ा। Moderate rate of income tax was encouraged. This was encouraging savings and voluntary disclosure of income. Corporation tax rate जो बहुत ज्यादा था पहले, अब उसको कम कर दिया गया और 2016 से जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका की मोटो है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। चौथा था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स।
इसमें सबसे पहले रूपी वॉज डिवैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था और इंडिया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे शिफ्ट हो गया फ्रॉम द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। मार्केट एक्सचेंज रेट was introduced. It means foreign exchange market freed from government control. इससे foreign exchange का इनफ्लो बढ़ा कंट्री में। पांचवा और लास्ट था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट फॉर हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। और जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस और इम्पोर्ट था, जो पहले हम कम या गवर्नमेंट के परमिशन से इम्पोर्ट कर सकते थे, उसको हटा दिया गया फ्रॉम अप्रैल 2001। एक्सपोर्ट ड्यूटीज removed to increase competition in international market. एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हटा दिया और टैरिफ रेट्स वर रिड्यूस्ड एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स वर आल्सो रिमूव्ड। ये था लिबरलाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर 1991 गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, इसको हम कोटा भी बोलते हैं। कोटा फिक्स कोटा था जो हम इंपोर्ट कर सकते थे। दूसरा, हाई इंपोर्ट टैरिफ्स टू कंट्रोल इंपोर्ट्स, बाहर से जो चीजें मंगा रहे थे हम, उसके टैरिफ रेट बढ़ा दिया, उसका टैक्स रेट बढ़ा दिया था। एम ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, इनका एम क्या था? डिसमेंटलिंग द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स एंड रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट्स के लाइसेंसिंग प्रोसीजर कम कर दिया गया। ये दोनों जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये अक्सर किसी न किसी फॉर्म में 1 मार्क में या उससे ज्यादा मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं शेडिंग ऑफ द ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज, जिसको हम पीएसयू बोलते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन के 3 तरह के होते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला होता है डीनेशनलाइजेशन, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल या आउटराइट सेल। इसमें 100% गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट इज सोल्ड टू प्राइवेट। दूसरा होता है पार्शियल प्राइवेटाइजेशन या पार्शियल सेल। इसमें लेस देन 100% ओनरशिप इज सोल्ड बट मोर देन 50% इज सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब कंट्रोल एंड फंक्शनिंग इज गिवन टू प्राइवेट। तीसरा होता है डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन और टोकन प्राइवेटाइजेशन। इसमें गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करती है इक्वल टू द डेफिसिट ऑफ देयर बजट, जिससे बजट का जो डेफिसिट है वो फुलफिल हो सके। ओके, अब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए कुछ मोटिवेशन लाने के लिए उनको स्टेटस दिया, जैसे महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। ये कंपनीज आपके सामने हैं, जैसे महारत्ना में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नवरत्ना में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिनी रत्ना में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और IRCTC। अब ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? This status is given to improve efficiency in the public sector, to infuse professionalism in public sector, और ये जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं ये कॉम्पीट कर सके मार्केट में एफिशिएंटली, इन 3 रीजंस की वजह से। सो ये स्टेटस देने से वो क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज क्या कर सकते हैं? दे आर हैविंग ग्रेटर मैनेजरियल ऑटोनॉमी, मतलब फ्रीनेस, और दूसरा ग्रेटर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, मतलब ऑपरेशन करने के लिए मोर फ्रीडम। अब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उनके ऑपरेशंस में कम होगा। नेक्स्ट, हमें प्राइवेटाइजेशन के क्या बेनिफिट्स दिखाई दिए और यह हमें क्यों करना चाहिए? सबसे पहले, बाय प्राइवेटाइजेशन एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, इससे डेफिसिट ऑफ द बजट कम होता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो लॉस में चल रहे हैं, जिसको हम सिक यूनिट बोलते हैं, वो रिवाइव हो जाती हैं। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग ग्लोबलाइजेशन, इट इंट्रोड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी एंड इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बट साथ में ही हमें ध्यान रखना है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन क्या है। अब इससे इट एनकरेजेस ग्रोथ ऑफ मोनोपोली पावर इन बिग इंडस्ट्रीज, दैट इज प्राइवेट इंडस्ट्रीज। सोशल वेलफेयर को हमने नेग्लेक्ट किया प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेट सेक्टर आर नॉट रेडी फॉर रिस्की प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट के होते हैं उनको खरीदने के लिए वो रेडी नहीं होते। प्राइवेट सेक्टर मे नॉट शो इंटरेस्ट इन बाइंग, ये इसका कारण था। अब चलते हैं तीसरा पार्ट, ग्लोबलाइजेशन, अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन का एम है टू क्रिएट बॉर्डरलेस वर्ल्ड, एंड इसका मीनिंग ये भी आता है कि इंटीग्रेटिंग आवर कंट्री या इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इस ग्लोबलाइजेशन में आपको कुछ वर्ड्स बहुत याद रखने हैं, जैसे ओपननेस हो गया, फिर इंटरडिपेंडेंस हो गया, फिर बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया और इंटीग्रेशन। ये 4 वर्ड आपको जरूर यूज करने हैं। अब
जो पॉलिसीज थी ग्लोबलाइजेशन की वो क्या थी हम देखते हैं। सबसे पहली पॉलिसी थी ग्लोबलाइजेशन के लिए इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट 40% से रेज करके 100% कर दिया। 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नियरली 100% कर दिया गया। Export trading houses have also been allowed foreign capital investment up to 100%। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, Foreign Exchange Management Act was enforced। दूसरा है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। अब पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मीनिंग होता है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। एक्चुअली इसका मीनिंग होता है कि हम कितनी भी फॉरेन करेंसी मार्केट प्राइस पे खरीद या बेच सकते हैं। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, इसका अगर हम पॉइंट देखें, it was allowed for making payment for import and export of goods, for payment of interest or dividends on investment, और तीसरा remittances to meet family expenses। ये दूसरा पॉलिसी मेजर था। अब अगला पॉलिसी मेजर अगर अपन देखें तो नंबर 3 लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ट्रेड पॉलिसी 5 साल के लिए कम से कम बनाएंगे और ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड आर रिमूव्ड, जिससे ओपन कंपटीशन एनकरेज हुआ। चौथा पॉइंट था रिडक्शन इन टैरिफ्स। Tariff barriers have been withdrawn and most goods traded between India and rest of the world. So withdrawal of quantitative restrictions, ये पांचवा पॉइंट था। Since 2021 सारे quantitative restrictions on all import items have been totally withdrawn, और ये इंडिया ने कमिट किया था WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। LPG जो हमने इंट्रोड्यूस किया उसके मेन बेनिफिट्स क्या थे? सबसे पहला, इससे हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया। आप देख सकते हैं 2007 to 12 में 8.2% था। सेकंड, राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा और हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा। तीसरा, कंट्रोल ऑफ फिस्कल डेफिसिट जो एक समय 8.5% था अब घट के 3.5% हो गया ऑफ द जीडीपी। चौथा, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $6 बिलियन था, जो 2020-21 में करीब 579.346 बिलियन यूएस डॉलर्स था। पांचवा बेनिफिट इसका हुआ कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन विच वाज डबल डिजिट बिफोर 1991, वो बहुत कम हो गया। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, इसका मतलब कंज्यूमर्स के लिए अब बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हैं हर एक गुड्स के, एंड दे आर गेटिंग मोर बेटर सेटिस्फैक्शन। सातवां गुड इफेक्ट था कॉम्पिटिटिव मार्केट। इंडियन मार्केट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। अब आते हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला, इट नेग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर। क्यों नेग्लेक्ट किया एग्रीकल्चर को? बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट फॉल किया गवर्नमेंट ने, सब्सिडीज हटा दी गवर्नमेंट ने, जैसे कट इन इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया जिससे फॉरेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इजीली इंडिया में आने लगे, एंड जो फार्मर्स थे दे शिफ्टेड टू कैश क्रॉप। दूसरा ड्रॉबैक या बैड इफेक्ट, फॉल इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। भले ही हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, बट कुछ चीजों में चीपर इंपोर्ट्स अवेलेबल हो गए, उसकी वजह से दो चीपर इंपोर्ट्स वर परचेज इन द कंट्री, सो हमारी उन इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कम हो गया। तीसरा, जॉबलेस ग्रोथ। इससे प्रोडक्शन तो बढ़ा बट द प्रोडक्शन वाज इंक्रीज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, तो नंबर ऑफ जॉब्स डिक्रीज्ड, सो प्रोडक्शन बढ़ा बट एम्प्लॉयमेंट कम हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट चौथा पॉइंट था। इट एनकरेज डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट अपने एसेट्स को कम करने लगी जो कि इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं था। अगला बैड इफेक्ट, लो टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट ने सोचा था कि टैक्स एविजन बचेगा और हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत तेजी से वो नहीं बढ़ा। अनइवन ग्रोथ प्रोसेस, इसकी वजह से हमने देखा कि सर्विस सेक्टर मतलब टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ बढ़ा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो मेन सेक्टर था प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कम हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम रहा, बट सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा, तो इसका हम बोलते हैं अनइवन ग्रोथ प्रोसेस। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, अब फॉरेन गुड्स हमारी कंट्री में अवेलेबल हो गए हैं, तो स्लोली एंड स्लोली द फॉरेन गुड्स आर कैप्चरिंग इंडियन हाउसहोल्ड्स कंजम्पशन, तो हम फॉरेन गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इससे इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म बढ़ा। अब आगे अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या होता है कि कोई कंपनी रेगुलर सर्विस को बाहर से मैनेज करती है या बाहर से कॉन्ट्रैक्ट पे लेती है। नॉर्मली दीज आर टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब कौन कौन सी सर्विसेज हम बाहर से ले सकते हैं? रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंक सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, ये सारी चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं।
एंड ये सब पॉसिबल बिकॉज ऑफ फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इंटरनेट. अब इंडिया इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग. क्यों? हमें ये चार चीजें याद रखनी है. इंडिया इज हैविंग cheaper cost of production of services. दूसरा, wage rates are low in India. तीसरा, India has availability of skilled manpower. और चौथा, time zone is in favor of India and European countries. जब इंडिया में शाम होती है तो यूरोपियन कंट्रीज में सवेरा होने लगता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इंडिया ने एलपीजी को अनाउंस किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर होने के साथ. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डब्ल्यूटीओ से पहले गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, जो 1948 में बना था. इसके 23 कंट्रीज थे. इस गैट को कन्वर्ट कर दिया गया डब्ल्यूटीओ में 1995 में और इंडिया उसका मेंबर है. अब डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे फंक्शंस है, याद रखना. इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, इट रिव्यूज मैकेनिज्म फॉर ट्रेड, इट इज अ international watchdog. It cooperates with international agencies like IMF, etc. It safeguards and advocates the interests of developing world. Impact of reforms on agriculture, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ रिफॉर्म पीरियड्स के बाद. क्यों नहीं हुआ? बढ़ने के बजाय एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम हुआ, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर वाज रिड्यूस. ये इसका कारण था. जैसे इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेजेस, रिसर्च, इन सब में कम इन्वेस्टमेंट हुआ. देन रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, इससे स्मॉल फार्मर्स पे बहुत फर्क पड़ा. रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ये adversely affected Indian farmers. Export oriented policy leads to more production of cash crops. फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन डिड नॉट राइज प्रोपोर्शनेटली, जितना बढ़ना चाहिए था. अगर आपको मालूम हो तो इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट सिर्फ 2% है, जो कि बहुत कम है. एंड इन एग्रीकल्चर फेस इंटरनेशनल कंपटीशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन एग्रीकल्चर, इसको जरूर करके जाना. नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन इंडस्ट्री. इसमें याद रखना, स्लो डाउन था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो डाउन था. डिक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये क्यों हुआ? ड्यू टू चीपर इंपोर्ट्स, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. देन ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, इस वजह से हमारी डिमांड कम हो गई. चीपर इंपोर्ट. काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड ज्वाइन टू माय चैनल ट्यूलिप इकोनॉमिक. थैंक यू एवरीवन.